tickler. Your tickler. This is someone who pleases other people with paying them a lot of compliments. It may also indicate nice behavior. दोस्तों योर टिकलर वो होता है जो लोगों की बड़ाई करने वाला हो, वो जो बस बड़ाई कर करके सारे फेवर्स जीत ले, दोस्त बना ले। चलिए अब इसका यूसेज भी देख लेते हैं। रोहित सबकी इतनी बड़ाई करता है, उसके बावजूद उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है। रोहित सबकी इतनी बड़ाई करता है, उसके बावजूद उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है। रोहित is such an ear tickler to everyone, still he has no true friends. Rohit is such an ear tickler to everyone, still he has no true friends. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो लोग केवल मीठा मीठा बोलते हैं उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। जो लोग केवल मीठा मीठा बोलते हैं उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। Your ticklers are hard to believe. Your ticklers are hard to believe. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो है apprehensive. Apprehensive. Anxious or fearful that something bad or unpleasant could happen. जब आप किसी बात को लेके थोड़े डाउट में होते हैं कि इस चीज़ को करने से कुछ गलत हो सकता है, या फिर कोई ऐसा डाउट कि क्या ये चीज़ सही हो रही है या नहीं, मतलब इस तरीके का जो डाउट जो आपके अंदर एंजाइटी और एक तरीके का डर ले आए कि कुछ गलत हो सकता है, वैसे होने को हम एप्रीहेंसिव होना बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं विदेश जाने के बारे में अभी निश्चित नहीं हूँ। मैं विदेश जाने के बारे में अभी निश्चित नहीं हूँ। I'm a bit apprehensive about going abroad. I am a bit apprehensive about going abroad. दोस्तों इसकी जगह हम ये भी बोल सकते थे कि I am a bit unsure about going abroad. But ये जो मैंने टर्म यूज़ किया है कि I'm a bit apprehensive about going abroad, ये एक तरीके का नेगेटिव मीनिंग दे रहा है कि मैं विदेश जाने के बारे में श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है विदेश जाना सही नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं। मुझे पता नहीं इस कॉलेज में दाखिला लेना सही होगा या नहीं। मुझे पता नहीं इस कॉलेज में दाखिला लेना सही होगा या नहीं। I am apprehensive about taking admission in this college. I am apprehensive about taking admission in this college. अब हमारा अगला वर्ड है वो है deliberate. Deliberate. Done with intent या फिर intention कह लीजिए। जब कोई चीज़ हम जान के करते हैं कि इसका ये मकसद निकले, like when you do something deliberately, जब हम कोई चीज़ जान के करते हैं किसी intention के साथ। For example, तुम जान के मुझे नज़रअंदाज मत करो। तुम जान के मुझे नज़रअंदाज मत करो। You don't ignore me deliberately. You don't ignore me deliberately. अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वो तुम्हें जान के रुला रहे। वो तुम्हें जान के रुला रहे। They are making you cry deliberately. They are making you cry deliberately. चलिए अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है सस्टेनेबल. एबल टू बी मेंटेन्ड एट अ सर्टेन रेट और लेवल. फॉर एग्जाम्पल, हम जब कहते हैं कि इस चीज़ को बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, या फिर हम जब चाहते हैं कि कोई चीज़ बची रहे, हम ऐसे उसका यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल पानी ले लीजिए, रिसोर्सेज हो गए जो हमारे आज के, जैसे हम बचाने की बात करते हैं तो उसके बारे में हमेशा ये कहते हैं कि इन चीज़ों की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, मतलब ये चीज़ें फ्यूचर में भी हमारे पास रहें। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। पानी का इस्तेमाल ऐसे ना करो कि ये आगे के वक्त के लिए ना रहे। पानी का इस्तेमाल ऐसे ना करो कि ये आगे के वक्त के लिए ना रहे। Don't use water in a manner that it does not sustain for the future. Don't use water in a manner that it does not sustain for the future. चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ, वो है man spreading. Man spreading.
It indicates a man who sits with his legs wide apart, especially when traveling on public transport. He leaves no space for someone to sit next to him and he is simply an unpleasant sight. इसका मतलब इसके भाव में है दोस्तों. कहते हैं ना कि इस वर्ड या फिर इस टर्म का मतलब थोड़ा मेटाफोरिकल है. ये सेम चीज़ से बहुत सारी चीज़ें कहना चाह रहा है. तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अभी जैसे कोई इंसान है जो सारा स्पेस ले ले और आपके लिए ना छोड़े. फॉर एग्जाम्पल लेडीज़ मोस्टली कंप्लेन अबाउट द फैक्ट कि हाउ आदमी लोग उनका सारा स्पेस या अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं और उनके लिए वो जगह और पोजीशन नहीं बचती है. उसे हम कहते हैं मैन स्प्रेडिंग. किसी का इतना ज़्यादा स्पेस या फिर अपॉर्चुनिटी ले लेना कि वो आपके लिए कुछ ना छोड़ें. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक एग्ज़ाम्पल शायद इसमें फिट बैठेगा. देखते हैं. मुझे अच्छा नहीं लगता जब रोहित मुझे दफ्तर में बोलने नहीं देता. ऐसा लगता है वो मेरे जगह पे हावी हो रहा है. मुझे अच्छा नहीं लगता जब रोहित मुझे दफ्तर में बोलने नहीं देता. ऐसा लगता है वो मेरे जगह पर हावी हो रहा है. अब इस सेम वर्ड का हम इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं. वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा, पर देखते हैं. I don't like it when Rohit does not let me speak in the office. I don't like him manspreading. I don't like it when Rohit does not let me speak in the office. I don't like him manspreading. आई होप दोस्तों ये वर्ड, ये टर्म जो भी है, ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा. अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप गूगल करके भी इसे देख सकते हैं. बाकी आगे चलते हैं. वो है अगला वर्ड है इलॉक्वेंट. इलॉक्वेंट, फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीच और रिटन वर्ड. इलॉक्वेंट वर्ड उनके लिए यूज़ होता है जो बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं या फिर वो जो अपनी बातें बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाए लिखने में या फिर बोलने में. जैसे लोग कहते हैं ना कि वाह वो कितना अच्छा स्पीच देता है, मुझे भी वैसा बनना है. चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. लोग मोदी जी को बहुत अच्छा वक्ता मानते हैं. लोग मोदी जी को बहुत अच्छा वक्ता मानते हैं. People consider Mr. Modi as an eloquent speaker. People consider Mr. Modi as an eloquent speaker. चलिए अब अगले वर्ड पे चलते हैं. Pensive, engaged in a serious thought. जब कोई गहरी सोच में हो. फॉर एग्जाम्पल, क्या हुआ, तुम इतने गहरे सोच में क्यों हो. क्या हुआ, तुम इतने गहरे सोच में क्यों हो. What happened? Why do you look so pensive? What happened? Why do you look so pensive? अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इस वर्ड से रिलेटेड. परीक्षा में कुछ नहीं आ रहा था तो मैं बस ख्याल में बैठ गई. परीक्षा में कुछ नहीं आ रहा था तो मैं बस ख्याल में बैठ गई. When I could not recollect the answers in the exam, I sat in a pensive mood. When I could not recollect the answers in the exam, I sat in a pensive mood. वैसे ही अब चलते हैं. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है दोस्तों, हैंग्री. शायद अगर आप इसे भी डिक्शनरी में ढूंढें या फिर गूगल पर टाइप करें तो आपको ये बताएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है. जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा भूखा रहता है तो उसे गुस्सा भी आ जाता है कि क्या यार इतनी देर से कुछ खाने को नहीं मिल रहा. लोग कहते हैं ना कि भूख में इंसान गुस्सा हो जाता है, जब जानवर बन जाता है. खैर, इसका इंग्लिश में मतलब देखते हैं. When the level of hungry goes into a new dimension, you are something more than just hungry. You are hungry. When you feel like this, you are bad-tempered and irritable. You are angry because you are hungry. तो जब आप गुस्सा होते हैं क्योंकि आप भूखे हैं. दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है. चलिए अब इसका हम जल्दी से यूसेस भी देख लेते हैं. इसका शायद एग्जाम्पल ये होगा. रमेश इतने देर से भूखा था कि उसको भूख और गुस्सा दोनों आने लगा. रमेश इतने देर से भूखा था कि उसको भूख और गुस्सा दोनों आने लगा था. Ramesh was hungry since so long that he got hangry. Ramesh was hungry since so long that he got hangry. अब एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं. भूख और गुस्से में काम करना मुश्किल है. भूख और गुस्से में काम करना मुश्किल है. It is difficult to work when you are hungry. It is difficult to work when you are hungry.